नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए कल के अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था, भारत म्यांमार नौसेना को एक पनडुब्बी पहुंचाने वाला है। भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली इस पनडुब्बी का क्या नाम है? INS सिंधु वीर, INS विक्रांत, INS साकेत या फिर INS विक्रम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, INS सिंधु वीर। अब इसके विश्लेषण की बात करें तो भारत म्यांमार नौसेना को एक पनडुब्बी INS सिंधु वीर पहुंचाने वाला है। इसे भारत सरकार की एक कूटनीतिक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। INS सिंधु वीर 3000 टन की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। यह सबमरीन लगातार 45 दिन तक समंदर के भीतर रह सकती है। यह अटैक सबमरीन है जो जहाज और दूसरी सबमरीन पर हमला कर सकती है। इसमें अलग अलग तरह के हथियार ले जाए जा सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, INS सिंधु वीर। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? 85वें, 90वें, 94वें या फिर 98वें? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 94th पोजीशन पर है भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों की सूची में भारत ने 94th रैंक हासिल की है। इन देशों को रिपोर्ट में 4 संकेतक अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर के आधार पर शामिल किया गया है। रिपोर्ट में भारत को भूख के मामले में 27.2 स्कोर के साथ गंभीर यानी सीरियस स्तर पर रखा गया है। भारत की अल्प पोषण दर 14% और बाल मृत्यु दर 3.7% है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस आसियान देश ने प्रोटेस्ट की वजह से आपातकाल की घोषणा की है? कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड या फिर इंडोनेशिया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, थाईलैंड। थाईलैंड में राजशाही के खिलाफ 3 महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच आपातकाल की घोषणा की गई है। थाईलैंड में राजशाही को खत्म कर लोकतंत्र को बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध चल रहा है। छात्र प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी राजशाही की शक्तियों पर लगाम लगाकर देश में चुनाव करवाना चाहते हैं। आपको बता दें कि 1967 में आसियान घोषणा पत्र यानी बैंकॉक घोषणा पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आसियान की स्थापना हुई थी। आसियान के संस्थापक राष्ट्र हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हुए लांसेट अध्ययन के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 59.6 साल से बढ़कर 2019 में कितने साल हो गई है? 65.2 वर्ष, 70.8 वर्ष, 72 वर्ष या फिर 75.2 वर्ष? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 70.8 वर्ष। हाल ही में प्रकाशित लांसेट मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जीवन प्रत्याशा 1990 के बाद बढ़ी है। भारत की जीवन प्रत्याशा 1992 में 59.6 वर्ष से बढ़कर 2019 में 70.8 वर्ष हो गई है। केरल में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा दर्ज की गई है। केरल में जीवन प्रत्याशा बढ़कर 77.3 साल हो गई है। यह रिपोर्ट कहती है कि भारत में मातृ मृत्यु दर में कमी आ रही है। हालांकि भारत में अभी भी मातृ कुपोषण और बाल कुपोषण बीमारी और मृत्यु के प्रमुख कारक हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 70.8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। यह रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO या फिर रेड क्रॉस? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2020 जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 दुनिया में तपेदिक से संबंधित मौतों को 8 साल पीछे धकेल सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह टीबी से होने वाली मौतों को 0.2 से 0.4 मिलियन तक बढ़ा सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार टीबी से होने वाली मौतों की संख्या 2 लाख से 4 लाख के बीच हो सकती है। दुनिया में टीबी के वैश्विक मामलों में लगभग 44% फिलीपींस, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका से हैं। दवा प्रतिरोधक टीबी यानी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के सबसे ज्यादा मामले वाले 3 देश भारत, चीन और रूस हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 15 से 21 अक्टूबर, 16 से 22 अक्टूबर, 17 से 23 अक्टूबर या फिर 18 से 24 अक्टूबर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16 से 22 अक्टूबर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन 16 से 22 अक्टूबर तक किया जा रहा है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारत के खाद्य बाजार का 32% है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इस मौके को चिन्हित करने के लिए अन्न देवो भव नाम से एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। कृषि को महत्व देने के लिए भारत सरकार खाद्य उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार विकास बोर्ड के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 से 22 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृति मंत्रालय ने किस योजना के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? संकल्प योजना, कला संस्कृति विकास योजना, विरासत योजना या फिर अमूल्य धरोहर योजना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कला संस्कृति विकास योजना। कोविड महामारी के चलते भारत की कला एवं संस्कृति भी प्रभावित हुई है, लेकिन इस दौर में भी कला को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया है। संस्कृति मंत्रालय कला संस्कृति विकास योजना के तहत कई कार्यक्रम लागू करता है, जिनमें बड़ी संख्या में दर्शकों को आने की अनुमति दी जाती है। कोविड-19 की वजह से इस तरह के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए मंत्रालय ने हाल ही में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के मुताबिक कलाकारों या आयोजकों को वर्चुअल मोड में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई है। वहीं कलाकारों और आयोजकों को इन दिशा निर्देशों से वित्तीय लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कला संस्कृति विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर से मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि की सूची में शामिल कर लिया गया है। यह आर्द्रभूमि किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या बढ़ गई है। दरअसल पिछले दिनों उत्तराखंड के आसन संरक्षित अगार को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। इससे पहले भी 10 और आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। आसन उत्तराखंड राज्य का पहला रामसर स्थल होगा। यह दक्षिण एशिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित आर्द्र भूमि है। रामसर कन्वेंशन को ईरान में 1971 में अपनाया गया था। आर्द्र भूमियों का संरक्षण करने के लिए रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी समझौता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गवर्नमेंट रूट से 26% एफडीआई के लिए पॉलिसी जारी की है? प्रिंट मीडिया, टीवी न्यूज, डिजिटल मीडिया या फिर रक्षा क्षेत्र? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, डिजिटल मीडिया। पिछले साल अगस्त में डिजिटल मीडिया में 26% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को मंजूरी देने के बाद सरकार ने इस मामले में कुछ नियम जारी किए हैं। डिजिटल मीडिया में एफडीआई को अनुमति गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से मिलेगी। जारी किए गए नियमों के मुताबिक कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ भारतीय नागरिक होना चाहिए। कंपनी में 60 से ज्यादा दिनों से काम कर रहे सभी विदेशी कर्मचारियों को सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजरना होगा। भारत में एफडीआई को 2 तरीके से अनुमति दी जाती है, स्वचालित मार्ग और सरकारी अनुमोदन मार्ग। स्वचालित मार्ग के तहत किसी भी गैर निवासी भारतीय निवेशक या भारतीय कंपनी को निवेश के लिए किसी भी सरकारी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, जबकि सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत निवेश का प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय या विभाग के पास अनुमोदन के लिए जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डिजिटल मीडिया। क्वेश्चन नंबर 9, टेलीविजन रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क ने अगले 3 महीनों के लिए अपनी रेटिंग को निलंबित करने की घोषणा की है। बताइए कि बार्क का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद
या फिर बेंगलुरु? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई। कुछ न्यूज चैनल्स ने हाल ही में टीआरपी यानी टारगेट रेटिंग पॉइंट से छेड़छाड़ की शिकायत की है। इसे देखते हुए टेलीविजन रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BARC बार्क ने अगले 3 महीने के लिए रेटिंग सिस्टम और ऑडियंस एस्टिमेट्स को निलंबित कर दिया है। बार्क की बात करें तो यह एक संयुक्त उद्योग कंपनी है जिसकी स्थापना कुछ हितधारक निकायों ने मिलकर की थी, जिसमें ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर्स और एडवर्टाइजिंग एवं मीडिया एजेंसी जैसे हितधारक शामिल हैं। बार्क का काम एक पारदर्शी, सटीक और समावेशी टीवी ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम का प्रबंधन करना है। बार्क का मुख्यालय मुंबई में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है मुंबई। आज के सेशन का अंतिम सवाल, हाल ही में किस जूलॉजिकल पार्क ने एनिमल्स के लिए संसाधन जुटाने के लिए अपने इनोवेटिव एडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम को पुनर्जीवित किया है? नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, अलीपुर चिड़ियाघर, आइजॉल चिड़ियाघर या फिर अमेठी चिड़ियाघर? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। जानवरों के लिए संसाधन जुटाने के लिए बीते दिनों भुवनेश्वर के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ने अपने इनोवेटिव एडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम की फिर से शुरुआत की है। जीवों की संख्या और प्रजातीय विविधता के मामले में भुवनेश्वर का यह जूलॉजिकल पार्क देश का एक प्रसिद्ध चिड़ियाघर है। संसाधनों की कमी को मद्देनजर रखते हुए ही चिड़ियाघर प्रबंधन ने इस कार्यक्रम को फिर से शुरू किया है। कार्यक्रम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी जानवर या पक्षी को अडॉप्ट कर सकता है, जिसके खान पान और देखरेख की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की ही होगी। किसी भी चिड़ियाघर को मान्यता वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दी जाती है। मान्यता देने या चिड़ियाघर का दर्जा हटाने की शक्ति केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पास है। यह प्राधिकरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक विधिक निकाय है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के बारे में कुछ विशेष तथ्य की बात करें तो यहाँ 1980 में संकटाग्रस्त घड़ियालों के लिए पहला कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर खोला गया था। यहाँ राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि कंजिया झील अवस्थित है। यहाँ भारतीय पेंगोलिन और लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स के लिए कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है। यह देश का एकमात्र चिड़ियाघर है जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम का सदस्य है। इस चिड़ियाघर को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा बाघ, भारतीय पेंगोलिन और लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स की कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए मान्यता दी गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब नोट करते हैं आज के स्टेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने रेफ्रिजरेंट के साथ एयर कंडीशनर की पूरी तरह से निर्मित इकाइयों यानी बिल्ट यूनिट्स के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका क्या कारण है? इन वस्तुओं के मूल्य में कमी के लिए, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए या फिर कोरोना वायरस को रोकने के लिए? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।